Am I audible, guys? Yes, sir. Sure. Last lecture notes go through करिए बेटा. Do you have any doubts? चलो. Any doubts? Last lecture notes कुछ पूछना है किसी को? आज हेडिंग डालिएगा बेटा इंटरमीडिएट्स. Many times I told you, whatever we study in general organic chemistry, the purpose is to understand organic reactions. Whatever theories we study in general organic chemistry, वो सब किस लिए है बेटा? So that we can understand organic reactions in a better manner. तो intermediates क्या है? वो पार्ट है किसका? ऑर्गेनिक रिएक्शंस का. हम लोग क्या बोलते हैं कि मोस्टली जो रिएक्शंस होती हैं वो वाया इंटरमीडिएट्स होती है. दैट मीन्स रिएक्शन ऐसा नहीं है कि सारी रिएक्शंस में केवल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, उसमें बीच में भी कई बार चीजें बनेंगी जिनको हम क्या नाम देते हैं? इंटरमीडिएट्स. तो रिएक्टेंट्स वी राइट लेफ्ट हैंड साइड, देन रिएक्टेंट्स विल गिव intermediates, and intermediates will give products. ठीक है, तो एक नोट लिखिएगा बेटा एवरीवन. Most of the reactions take place. Most of the reactions take place most of the reactions take place via intermediates. Most of the reactions take place via intermediates. And the type of intermediate formed depends on bond cleavage. किस पे डिपेंड करता है बेटा? बॉन्ड ब्रेकिंग पे. ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग बोलते हैं, बॉन्ड फिशन बोलते हैं. ठीक है, इसको कॉपी कर लो. इतना लिख लिया बेटा सबने? यस सर. नाउ लिसन केयरफुली बेटा. जो बॉन्ड क्लीवेज है, बॉन्ड ब्रेकिंग है, वो एक्चुअली टू टाइप्स. एक को हम बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज. होमोलिटिक क्लीवेज का क्या मतलब है? लेट अस से एक बॉन्ड दिया है, ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड. अगर आपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन ए का था और एक बी का था, आपने क्या किया? वो इलेक्ट्रॉन्स उनको वापस कर दिए लाइक दिस. तो इसको कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज. तो होगा क्या? इसके जो पार्ट्स कंपोनेंट्स मिलेंगे वो क्या होंगे? ए हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, बी हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन. इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स. क्या नाम देते हैं बेटा? फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल. ठीक है, तो इनके बारे में अभी स्टडी करेंगे हम लोग. हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है कि जैसे एक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड ए और बी के बीच में. आपने क्या किया? हेट्रो नाम से ही पता चलता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपने किसी एक को दे दिए.
अब जिसको दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। माइनस चार्ज। और जिससे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए गए उस पे क्या आएगा? प्लस। और अपने सिलेबस में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो ऑर्गेनिक में जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसमें कार्बन कार्बन मोस्टली इन्वॉल्व होता है। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसको हम बुलाते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। कहीं पर कार्बोनियम भी लिखा होगा तो वही मान लेंगे, कार्बोकैटायन। और अगर माइनस वाला है, कार्बन हैविंग माइनस चार्ज लोन पे, इसको बुलाते हैं कार्बेनायन। तो इस तरह से हमारे पास कितने इंटरमीडिएट हो गए बेटा? 3। एक फ्री रेडिकल, एक कार्बोकैटायन और एक कार्बेनायन। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज इंटरमीडिएट्स। तो पहले ये लिख लो बेटा। डन सर। नो सर। ओके ओके। डन सर। डन ना? जी सर। गाइस एवरीवन, सबसे पहला हेडिंग डालिएगा फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल, इसमें एक नोट लिखिएगा एवरीवन। यस सर। Free radicals mostly occur. Free radicals mostly occur in vapor phase. Free radicals mostly occur in vapor phase and mostly homolytic cleavage. Homolytic cleavage requires high temperature. यानी कि होमोलिटिक क्लीवेज अगर आपको कराना है तो ज्यादातर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन रखनी पड़ेगी। हाई टेम्परेचर। और मेनी टाइम्स दे विल से HNU ऐसा करके लिख कर दिया होगा, तो ये इंडिकेट करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को। ठीक है, ये कंडीशंस आपके लिए फॉर होमोलिटिक क्लीवेज। और होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो इंटरमीडिएट्स कैसे मिलेंगे आपको? फ्री रेडिकल्स। फर्दर यू राइट बेटा। Free radicals are electrically neutral. Free radicals are electrically neutral. Of course, free radicals में कोई चार्जेस तो है नहीं प्लस माइनस, तो वो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकली क्या हो गया अपने लिए? न्यूट्रल, है ना? फर्दर यू राइट, free radical contains odd electron. Free radical contains odd electron. Hence, highly reactive. इंटरमीडिएट है तो हाईली रिएक्टिव तो होगा ही होगा। और कोई भी इस पे चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और इसके 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 पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, हेंस इट इज पैरामैग्नेटिक। ऐसा करके भी आप लिख लीजिएगा। फ्री रेडिकल कंटेन्स ऑड इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, एंड इट इज हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव। If I write some examples, तो जैसे इसको बोलते हैं बेटा मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। फिर C2H5, another example in the same manner,
इसको बोलेंगे इथाइल फ्री रेडिकल। देन इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, कुछ अलग से एग्जाम्पल जैसे विनाइल फ्री रेडिकल, देन इसको बुलाते हैं हम लोग बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल। फिर इसी तरह से लिख सकते हैं, पॉपुलर है एलाइल फ्री रेडिकल। ये सारे टर्म्स एलाइल बेंजाइल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए। एलाइल फ्री रेडिकल, ये कॉपी कर लो बेटा एग्जाम्पल्स। I remove this? Yes. अब इसमें इफ आई राइट स्ट्रक्चर और शेप, तो हम लोग इस पे थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग बेसिक जो फ्री रेडिकल है उसके लिए स्टडी कर लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया मिथाइल रेडिकल का, ठीक। एंड इस रेडिकल में सेंट्रल एटम इज कार्बन। वी ऑल नो केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये डिसाइड करेगा शेप। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp2 होगा। क्यों sp2 होगा? क्योंकि स्टेरिक नंबर यहाँ पर जो है वो 3 है। ये लोन पेयर नहीं है, इसको हम लोग जीरो लोन पेयर की तरह काउंट करते हैं। पेयर में थोड़ी ना, नहीं तो हर बच्चा कहीं पार्टी में जाएगा क्या बोलेगा, मैं आधा कपल हूं, तो ऐसा माना जाता है क्या? नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हाफ लोन पेयर, यानी लोन पेयर जैसा कुछ आएगा ही नहीं वहां, उसके लिए लोन पेयर का मतलब जीरो। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर अगर मुझे लिखना होगा, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ते हैं, तो कितना होगा? 3 सिग्मा बॉन्ड से, तो 3 हो जाएगा सीधे सीधे sp2। ठीक है। और sp2 के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो बेटा ज्योमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होती है? तो ये इसको हम लोग बोलेंगे ट्रायगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर, आप इसको बोल सकते हैं। ये ज्योमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स एक बार ड्रॉ करके देखते हैं शेप निकालने के लिए। तो कार्बन, ये हमने लिया, पिक किया, और कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो फोर्थ ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू प्लेन हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन एटम्स हमने यहाँ पर बॉन्डिंग करा दी, और इस ऑर्बिटल में क्या रखा जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन। Free ride. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका थोड़ा तो इन्फ्लुएंस होगा, बट उतना नहीं होगा जितना लोन पेयर का इन्फ्लुएंस होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये नियरली प्लेनर है। क्या बोलेंगे बेटा? नियरली प्लेनर है। ये हमारे लिए क्या हो गया? शेप। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल्स के लिए, स्पेशली स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फ्री रेडिकल्स। बट अभी थोड़ी और कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आएंगे इस पे। तो पहले ये कॉपी कर लो, देन वी विल टॉक अबाउट अनदर इंटरमीडिएट कार्बन, उसकी बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका डिस्कशन करेंगे। सर तो मिथाइल फ्री रेडिकल का शेप ट्राइगोनल प्लेनर ना हो कि नियरली प्लेनर है? ट्रायगोनल प्लेनर ही बोलते हैं, बट नियरली, क्योंकि देयर इज सम इन्फ्लुएंस ऑफ वो जो ऑड इलेक्ट्रॉन। यस।
डन सर। सबने लिख लिया बेटा, हटा दें इसको। यस सर। चलो, अब आप सब हेडिंग डालिएगा बेटा, कार्बन है। कार्बन है, इसके लिए नोट लिखिएगा। कार्बन एटम carries negative charge. Carbon atom carries negative charge, and hence, and केवल लिखेंगे, carbon atom carries negative charge and has 8 electrons in its valence shell. Has 8 electrons in its valence shell. Carbon atom carries negative charge and has 8 electrons in its valence shell. लिख लिया? Yes sir. It is diamagnetic in nature. It is diamagnetic in nature. Next point, highly reactive. Highly reactive. और याद है हम लोगों ने ये न्यूक्लियोफाइल करके एक टर्म लिखा था। यस यस सर। सर। इलेक्ट्रॉन है ना? न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। लूज बेस भी हम कई बार, इलेक्ट्रॉन तो जो हमारा कार्बन आयन होगा ना, बिकॉज उसके पास क्या है, नेगेटिव लोन पेयर है, वो किस चीज का काम कर सकता है, लुईस इलेक्ट्रॉन बेस, या फिर डोनर। हम इसको, हाँ, तो इसको लिख लीजिएगा कि इट इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इट इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, so it can act as a nucleophile, or we can say Lewis base. Lewis base. डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन के बाद It is capable of donating electron pair, so it can act as a nucleophile. Lewis base. ठीक है, इसके Yes, एग्जाम भी लिख लो सेम मैनर में जैसे पहले किए थे हम लोगों ने। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बन आयन। इथाइल कार्बन आयन, सब सेम मैनर में, केवल इंटरमीडिएट का नाम बदल गया। इस तरह बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हम सब लिख सकते हैं। एलाइल कार्बन आयन, बेंजाइल कार्बन आयन, so many examples can be written. कॉपी कर लो बेटा इसको। डन सर। इसमें भी उसी तरह से लिखेंगे बेटा, स्ट्रक्चर और शेप। स्ट्रक्चर एंड शेप। सो अगेन एक बेसिक एग्जांपल इसका पिक करते हैं। बताइए बेटा क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का। sp3 इसमें
स्टेरिक फोर नंबर जब हम पिक फोर करेंगे तो हो जाएगा कितना? sp3 थ्री हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स हैं एंड वन लोन पेयर है इस बार, बिकॉज टू इलेक्ट्रॉन्स एंड कंसिडर्ड लोन पेयर, सो फोर। और फोर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बेटा ज्योमेट्री क्या होती है ऑर्बिटल्स की? टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल हम हाईलाइट कर देंगे। इफ आई ड्रॉ दी ऑर्बिटल्स, तो फोर ऑर्बिटल्स आप टेट्राहेड्रल स्टाइल में ड्रॉ कर दीजिए, राइट। अब ये तीन ऑर्बिटल्स तो हाइड्रोजन के साथ चले गए बॉन्ड करने, और एक ऑर्बिटल के अंदर क्या डाल देंगे बेटा? लोन पेयर्स पेयर। तो अगर तुम इसका शेप देखोगे तो केवल हम एटम्स को अगर ज्वाइन कर दें, तो जैसे अमोनिया वाला पॉपुलर एग्जांपल है, वैसे ये है। तो ये फाइनली क्या निकला? पिरामिडल, है ना। यस जैसे अमोनिया का शेप निकलता है एग्जैक्टली उसी मैनर में इसको भी हम लोग पिरामिडल बोल देंगे, ट्रायंगुलर पिरामिडल। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा एवरीवन। डन बेटा। डन सर। यस सर नाउ नेक्स्ट इंटरमीडिएट लिखेंगे कार्बोकेटायन। इसके लिए एक नोट लिखिएगा। कार्बन एटम कैरीज पॉजिटिव चार्ज। Carbon atom carries positive charge and has 6 electrons in its valence shell. Carbon atom carries positive charge and has 6 electrons in its valence shell. Valence shell. It is diamagnetic in nature. Diamagnetic in nature. Diamagnetic in nature. Highly reactive. Highly reactive. And since it is capable of accepting electron pair, क्यों एक्सेप्ट कर पा रहा है बेटा कोई भी कार्बोकेटायन? क्योंकि उसके पास क्या होता है? एम्प्टी ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल यस, तो कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल। सिंस इट इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, या फिर हम इसको लुईस एसिड भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसके भी एग्जांपल्स लिख लेते हैं सेम मैनर में जैसे बाकी सबके लिए किया। इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेटायन। इथाइल कार्बोकेटायन। इसी तरह से आप एलाइल कार्बोकेटायन, आप अपनी मर्जी से कई सारे एग्जांपल्स डाल सकते हैं, ये तो केवल हम ऐसे ही लिख रहे हैं। देन बेंजाइल कार्बोकेटायन, सो मेनी एग्जांपल्स आर।
कॉपी कर लो बेटा. Then we'll talk about shape. Done बेटा. Yes, sir. इसके लिए ही स्ट्रक्चर. बताइए बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस कार्बन का. सर sp2. 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 ये तो क्लियर कट हो गया बिकॉज इसमें जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है ना. तो sp2 के लिए हम लोग ज्योमेट्री क्या बोलेंगे बेटा. ट्रायगोनल प्लेन. ऑर्बिटल्स की ट्रायगोनल प्लेनर. ये आपके 3 ऑर्बिटल्स और एक ये ऑर्बिटल. अब फिर इसमें आप अरेंज कर दीजिए. तो हाइड्रोजन इधर से एक डाल दिया, इधर डाल दिया और इधर हाइड्रोजन, और इधर कुछ नहीं है तो एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, प्लस यहाँ पर आपने डाल दिया. तो आपको जो दिख रहा है वो केवल क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर. ये भी लिख लीजिएगा बेटा. डन. Yes, sir. Guys, now we will talk about the most important part जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे. वो है स्टेबिलिटी. आपको वो जो है 4 कार्बन आयंस दे देगा, 4 कार्बोकेटायंस दे देगा, 4 फ्री रेडिकल्स दे देगा और पूछेगा क्या, राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर. राइट. सो अब आप सारे बच्चे स्टेबिलिटी करके हेडिंग डालना. और सबसे पहले हम लोग सबसे आसान वाला डिस्कस करेंगे, दैट इज कार्बन आयन. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस ऐसा करके डालिए. ठीक है. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप पिक कर सकते हो. तो मैं एक स्टैंडर्ड देता हूं जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. जैसे एक है ये, इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बन आयन. फिर एक इसमें हम पिक कर सकते हैं ये वाला, जिसको बोलते हैं बेटा एलाइल कार्बन आयन. फिर हम लोग पिक कर सकते हैं इसमें इसको मिथाइल कार्बन आयन बोल रहे हैं. फिर हम लोग पिक कर सकते हैं इसमें इथाइल कार्बन आयन इसको बोलते हैं. फिर ये आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन इसको बोल सकते हैं. और फिर ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन आयन. ये मैंने इतने कार्बन आयन लिखे, इससे लगभग अपनी चीजें हो जाती हैं. अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये कि स्टेबिलिटी का यहाँ मतलब क्या है. ठीक है, स्टेबिलिटी किस चीज से यहाँ रिलेटेड है. तो ये है कौन बेटा, कार्बन आयन. कार्बन आयन की जो आइडेंटिटी है वो किस वजह से, यहाँ ऐसी क्या चीज दिखी जो जिससे तुमने इनको कार्बन आयंस बोला. नेगेटिव. नेगेटिव वो चार्ज नेगेटिव चार्ज है ना. एटम. अब आपको मैं घरेलू एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे कि जैसे आप कभी पिकनिक पे जाते हैं तो मम्मी आपको पैसे देती है. फिर आपने सारा पैसा ऊपर वाली एक पॉकेट पे रख लिया, तो मम्मी क्या एडवाइस करती है कि बेटा ये जो पैसा है तुम एक पॉकेट पे मत रखो, इसको अलग अलग पॉकेट्स में, कई सारी पॉकेट्स में डाल दो.
थोड़ा पैसा ऊपर वाली पॉकेट में, थोड़ा नीचे की पॉकेट में, फिर कुछ एक आध आपने अंदर पॉकेट और बनवा रखी उसमें भी। यानी आपने क्या किया, डिस्पर्जन कर दिया, डीलोकलाइजेशन कर दिया। अगर सारा पैसा एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड होता तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? मम्मा ने आपको क्यों ये एडवाइस दिया कि आप पैसे को डिस्पर्स कर दो? उससे सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ गई। आप मेरी बात समझ पा रहे? कैन यू रिलेट दैट एग्जाम्पल? यस है ना? अभी कोई चोर अचानक से आ जाएगा और उस सारा पैसा तुम्हारा एक पॉकेट पर पड़ा हुआ है तो सारा लेकर चला गया। और अगर आपने वो डिस्पर्स करा रखा है तो कितना पैसा जाएगा? किसी एक पॉकेट से निकल गया। यानी कि सिस्टम की स्टेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस तो यहां पर हम लोग सीधे सीधे एक नोट लिख ले रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट दिस कार्बन आयन ओनली। कोई भी चार्ज हो, कुछ भी हो, जिसकी भी स्टेबिलिटी आपको निकालनी है, उसका क्या चेक करना पड़ेगा? डिस्पर्जन, डीलोकलाइजेशन। जितना ज्यादा डिस्पर्जन होगा सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। कैन यू रिलेट दिस? समझ में आ रहा है? यस यस सर। तो हम लोग इसके लिए नोट लिख लेंगे पहले, फिर उसको यूज कर लेंगे। लिखना, more the dispersion of negative charge, more the dispersion of negative charge। इसी तरह कार्बोकेटायन होगा तो मोर द डिस्पर्जन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है? मोर द डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। मोर द डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज, more is the stability of carbon ion. And for dispersion, we can consider factors like mesomeric effect, inductive effect, etc. For dispersion, we can consider factors like mesomeric effect, inductive effect, etc. ठीक है? एंड हम लोग ज्यादातर सिचुएशंस में कौन से फैक्टर को पहले चेक करते हैं? मेसोमेरिक रेजोनेंस या फिर इंडक्टिव? सर मेसोमेरिक रेजोनेंस। ठीक है, बिल्कुल सही। रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव, इसीलिए हम सबसे पहले रेजोनेंस चेक करेंगे। तो आप इन कंपाउंड इन कार्बन आयंस को देखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आयंस यहाँ लिखे हैं। क्या लगता है कहां पर लोन पेयर सिंगल डबल मिल रहा है? सर फर्स्ट और सेकंड। हाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं इन दो के लिए रेजोनेंस, रेजोनेंस लिख सकते हैं। बाकी सब में हम लिखेंगे नो रेजोनेंस। ठीक, जिस बच्चे को रेजोनेंस का आइडिया नहीं है वो ये लिख सकता है लोन पेयर सिंगल डबल। इससे पता चल जाएगा कि ये रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। और कहीं पर भी लोन पेयर सिंगल डबल नहीं दिख रहा है। सो इसका मतलब है कि 1 और 2 बाकी सबसे तो ज्यादा स्टेबल होंगे। क्लियर है बेटा? 1 यस एंड 2 ये हम जो है बाकी सबसे तो ज्यादा स्टेबल ले लेंगे। अब आते हैं 1 और 2 में कैसे कंपेयर करें? तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चर्स। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोस्टली। तो जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे वो ज्यादा डिस्पर्जन शो करेगा। तो किसमें यस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा मिल रहा है बेटा? पहले में। एवरी अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो यू विल गेट मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, more number of resonating structures. So between 1 and 2, clear cut 1 greater than 2. कोई कंफ्यूजन बेटा? सर इसमें भी वो सर वो सिमिलर वाला सेकंड लगेगा ना? इक्विवेलेंट हाँ सर इक्विवेलेंट। हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें एक और चीज लिखी थी, शायद वो पूरा आपने पढ़ा नहीं, कि नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए? दूसरे आइटम पे होना चाहिए और उसके बीच मोर में। यहाँ पर। और ऐसा कोई आइटम अवेलेबल नहीं है जिसके बेसिस पे आप वो रूल अप्लाई कर पाए। तो यहाँ पर सीधे सीधे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको आंसर दे देंगे। ठीक है बेटा? सर यस सेकंड में नेगेटिव चार्ज किस पे होता तो हो सकता था? जैसे एसीटेट आयन था, ऑक्सीजन। ओके सर। ठीक है, ये हो गया।
और इतना क्लियर हुआ बेटा। पहली चीज हमने क्या चेक की कि हमने रेजोनेंस सब में चेक किया, तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट एंड सेकंड में रेजोनेंस हो रहा है। फिर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड हाउ वी डिसाइड on the basis of number of resonating structures. So in the first case, we get more number of resonating structures. So we say more dispersion of negative charge. More dispersion of negative charge, more stable. अब आते हैं बाकी सब में. Now we check what? No, inductive. Inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट. अब इंडक्टिव इफेक्ट चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इसको सर्कल में बंद कर दो और उसके साथ अटैच ग्रुप्स देखो. ग्रुप्स कौन कौन से हैं? देखो इसमें सर ये तो हट गया. इस वाले में सारे हाइड्रोजन है, राइट. इसमें क्या है? मिथाइल है. कैन यू सी? और मिथाइल क्या होता है? प्लस है. प्लस आई. प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कम हो जाएगी? बढ़ेगी. यानी डिस्पर्जन होने के बदले कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है. इसमें देखो कम हो जाएगी. दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लग गए. सो फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज. यानी कि जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी उतना स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी. डिस्पर्जन जो है होता तो स्टेबिलिटी बढ़ती. इसमें क्या हो रहा है? अब 3 ग्रुप्स आ गए. 3 ग्रुप्स आ गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल फर्दर इंक्रीज. इससे क्या हुआ? और खराब स्टेबल हो गया. तो एमंग दीज 4 इफ यू से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? CH3. यानी कि हमारा सीधे सीधे आंसर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ. क्या सब बच्चों को समझ में आया? यस सर. सीधे सीधे मैंने आपको आंसर ही दिया था, ठीक है. बिकॉज ये पहला क्वेश्चन के फॉर्म में अभी आपके माइंड में जो इमेज जाएगा वो एग्जाम में ज्यादा आप रिकॉल कर आसानी से रिकॉल कर पाए, इसलिए मैंने उसको जानबूझकर ऑर्डर में ही लिखा, वरना थोड़ा बहुत चेंज भी कर देता. 1 2 3 4 याद रखना तो आसान है, लेकिन फिर आप वो इमेजिन नहीं, विजुलाइज नहीं कर पाओगे कौन सा कार्बन आयन था. जबकि ये लिखा हुआ एक इमेज बनी और सब सीक्वेंस में दे दिया. कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कट बता दिया. कॉपी कर लो बेटा. Done, sir. Done. नो सर. Done, sir. गाइस अब सारे बच्चे लिखें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन. अब चाहे वो निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, हमें तो एक ही चीज पता है स्टेबिलिटी के लिए क्राइटेरिया. वो क्या है बेटा? सर डिस्पर्शन डिस्पर्शन डिलोकलाइजेशन. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे? नोट मोर dispersion of positive charge. more the dispersion of positive charge, more is the stability of carbocation. More is the stability of carbocation. Carbocation. अब
अनफॉर्चुनेटली कार्बोकैटायन का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसमें जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो कई बार हमारी अभी तक हमने पढ़ा है उन थियरीज पे मैच नहीं होता। तो पहले मैं इजी एग्जांपल लेता हूँ, फिर उन सिचुएशंस पे जाऊंगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स में जैसे अगर आपसे पूछ लिया गया ऑर्डर स्टेबिलिटी का, एक ये कार्बोकैटायन दे दिया गया, एक कार्बोकैटायन ये दे दिया गया, ठीक है। फिर कार्बोकैटायन आपको दे दिया गया लाइक CH3 CH2 प्लस, और एक कार्बोकैटायन ये दे दिया गया। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया। इसमें मैंने उन कंपाउंड उन कार्बोकैटायंस को हटा दिया जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स होगी। अब इसको अगर आप देखोगे तो एकदम जो अभी तक हमने साइंस पढ़ी हुई है, थियरीज पढ़ी हुई, उनके बेसिस पे क्या बोलेंगे कि इन 4 कंपाउंड्स में किसके पास रेजोनेंस है बेटा? फर्स्ट और सेकंड। तो कोई भी बच्चा इनका आंसर आराम से लिख देगा। 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन, इन दोनों में कौन सा पहले आएगा बेटा? सर फोर्थ इंडक्टिवली हम पहले आएगा। जानते हैं 3 पहले आएगा, बिकॉज CH3 क्या होता है? प्लस आई, प्लस आया होता और है। ये क्या करेगा? इसके पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करा देगा। जितना प्लस कम हो गया उतना ही डिस्पर्स हो गया, समझ लो। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो ये हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 4। बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन है इसको लेके? नो सर। तो मतलब प्लस आया ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है और कार्बो आयन की स्टेबिलिटी कम कर, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, और ये कॉमन सेंस खुद भी डेवलप करना है ना। हमारा केवल ऑब्जेक्टिव है कि डीलोकलाइजेशन होना है। डीलोकलाइजेशन प्लस का होने का क्या मतलब होता है? उसके पास माइनस आ जाए, और माइनस का डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उसकी तरफ प्लस आए, ठीक है। यस। इतना लिख लो, ये बड़ा बहुत ही इजी एग्जांपल मैंने आपको दिया है। अब जहां पर गलतियां होती हैं, जहां पर एरर्स हुई हैं, अभी तक की थियरी जहां पर फेल हो गई है, उसका डिस्कशन करेंगे। डन बेटा? यस। गाइस, और एक, जैसे मैं अगर 2 कार्बोकेटायंस आपको लिखकर दिखाता हूं, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटायन एंड दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। बेंजाइल कार्बोकेटायन, और ये क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन दोनों में से विच वन इज मोर स्टेबल, बिलीव मी, आप 1 सेकंड भी नहीं लोगे ये आंसर बताने में कि पहला वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? यस यस सर। क्यों पहला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? सर, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव। इंडक्टिव। मतलब आप ये समझ लो, इट्स लाइक कि जैसे लेट से किसी सोसाइटी में या नेबर्स के उस घर में 2 बच्चे हैं, और एक बच्चा जो है बहुत इंटेलिजेंट है, थ्रू आउट उसने परफॉर्म किया है, और दूसरा बच्चा वीक है, ठीक है। तो दोनों बच्चों ने एग्जाम दिया, कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया, और बिना रिजल्ट आए भी अगर सोसाइटी के बाकी लोगों से पूछा जाए कि किसका सिलेक्शन होगा, तो वो बिना रिजल्ट देखे क्या नाम लेंगे? उस बच्चे का जो ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्लियर है मेरी बात बेटा सबको? कोई यस। कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है।
लेकिन अगर रिजल्ट उल्टा आ जाए, रिजल्ट ऑपोजिट आ जाए, तो माइंड में क्या आता है कि ये जो दूसरा बच्चा है जो कम इंटेलिजेंट था, इसने हो सकता है चीटिंग किया हो। चीटिंग का क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है इसने किसी की हेल्प ली हो। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस। यस सर। यानी कि कोई ना कोई दूसरा फैक्टर जरूर होगा, अकेले तो वो नहीं कर सकता। यानी कि अगर ये वाला तुम्हें मैं बता दूं कि एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो ज्यादा स्टेबल निकला, तो आपके माइंड में नेचुरली ये चीज आएगी कि भाई अकेला इंडक्टिव तो नहीं हो सकता, फिर यहाँ कोई ना कोई दूसरा फैक्टर जरूर हो रहा होगा जो शायद हमें नहीं मालूम है, अगर ये दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हुआ। इज माई पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है। और वो दूसरा फैक्टर जो है उसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या नाम है बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन। Hyper conjugation. So before I tell you more examples of carbocations and free radical, I will tell you about this concept hyper conjugation. So सारे बच्चे अब हेडिंग डालें हाइपर कॉन्जुगेशन। सर जे एग्जांपल अभी लिख ले कि मतलब बाद में लिखा हाइपर कॉन्जुगेशन? लिख सकते हो, क्योंकि यही तो एग्जाम्पल है जिसके बेस जो एक अपना एग्जाम्पल बना, जिसके लिए हमें ये सब पढ़ना पड़ रहा है। तो होता है ना साइंस में, यही चीज तो होती है बेटा कि अगर कोई एक एक्सपेरिमेंट तुम्हारी पुरानी थियरी उस जो है वो अगर एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन ना कर पाए तो थियरी फेल हो जाती है, या फिर उनके साथ एक्स्ट्रा कुछ और हम थियरी ऐड कर देते हैं और फिर सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो उसी तरह समझ लो ये है। सो दिस इज द एग्जाम्पल जहां से हमको स्टार्ट करना पड़ रहा है ये हाइपर कॉन्जुगेशन। डन सर। हो गया? चलो, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस another important concept, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर आप देखोगे जाकर, मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर ही शायद होगा जिसमें मैंने आपको फैक्टर्स में इसका नाम भी दिया था, याद सर है? यही वो संभव है ना? हाँ, तो समहाउ ही चल रहा है, लेकिन किस टाइम पे क्या आना है वो आपको नेचुरली पता चलेगा, वो फ्लो में ही सब आएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट सोचना है कि नहीं सोचना है, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में सोचना था। सो हाउ डू वी नो? ये सारे क्वेश्चंस जो है अपने आप अब सॉल्व हो जाएंगे। पहली चीज, हाइपर कॉन्जुगेशन केवल 3 जगह पर आपको सोचना है, इसके अलावा कहीं नहीं सोचना है। वो क्या क्या है? वो है कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और अनसैचुरेटेड सिस्टम, जैसे कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक। प्लस इसके पास, मतलब इन तीनों के पास एटलीस्ट 1 अल्फा एच होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? 1 अल्फा एच। व्हाट इज अल्फा एच? द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद कार्बोकेटायन or the carbon which is directly connected with free radical or the carbon which is directly connected with double bond carbon, उसको नाम देंगे अल्फा कार्बन। मतलब नेबर को आप अल्फा बोल रहे हो, पड़ोसी को अल्फा बोल रहे हो, और उसके पास क्या होना जरूरी है? एक एच, कम से कम कितना एच? एक। एक है। एटलीस्ट 1 अल्फा एच, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। और वो कार्बन जो आपका है, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अब क्वेश्चन अराइजेस कि भाई यही 3 एग्जांपल्स क्यों?
और किसी में क्यों नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन जैसी चीज होती है? ठीक है, तो उसमें अगर आप 3 एग्जाम्पल जो मैंने लिख कर इसमें कॉमन चीज ढूंढने की कोशिश करें तो मिल जाएगा। इसको देखो बेटा, क्या तुमको नहीं लगता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है? यस सर। इसका sp2। इसका sp2। यानी कुछ कॉमन चीज आपको नजर आ रही, कॉमन लिंक सब में दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या हुआ? तो इससे ये होता है कि जैसे मैं कार्बोकेटाइन इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस हाइपर कॉन्जुगेशन, कि इसका आप शेप बनाओ। ये आया कार्बन, ये कार्बन है, इसके 3 ऑर्बिटल्स ऐसे, राइट। एक ऑर्बिटल कार्बन के साथ कनेक्टेड है जिसके पास एक H है लाइक दिस, ऐसा, और एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो होता क्या है कि एम्प्टी ऑर्बिटल है, डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम कब स्टेबल होगा? जब कोई उसको आकर अपने क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन्स। तभी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम स्टेबल हो। भिखारी कब खुश होगा? जब उसको कोई पैसे दे दे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस। तो पैसे कौन देगा? जिसके पास पैसे हो। तो इट इज बिलीव इन दिस हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट, इट इज बिलीव कि ये जो अल्फा सी एच सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इजीली दिए जा सकते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल को। ठीक है, दैट मीन्स ये भी एक काइंड ऑफ डीलोकेलाइजेशन है। क्या है बेटा? लोकलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन। बट रेजोनेंस और इसमें क्या डिफरेंस है? रेजोनेंस जब हम कर रहे थे, मेसोमेरिक इफेक्ट जब कर रहे थे, तो वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर पी इलेक्ट्रॉन्स दे पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, जबकि यहां पर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सिग्मा सिग्मा। इलेक्ट्रॉन। कौन सा सिग्मा? अल्फा सी एच का सिग्मा। और यहां पर दूसरा कौन है बेटा? पी ऑर्बिटल है, जो कि क्या है? एम्प्टी है। क्या मेरी बात समझ में आई? थोड़ी बहुत समझ में आई, क्योंकि अभी तो हाँ सर। शुरुआत है ना, हाँ सर, अचानक से सब बिल्कुल। कुछ नहीं समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको अभी समझना शुरू करना है। ठीक है, तो हमने इसको डीलोकेलाइजेशन से रिलेट किया। यानी कि तुम ऐसा समझ लो कि इसका जो ऑर्बिटल होगा सिग्मा वाला, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करा रहा है इस कार्बोकेटाइन की तरफ। एज अ रिजल्ट उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई। थोड़ी बहुत बातें समझ में आई? यस। यानी कि ये भी एक काइंड ऑफ रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उतनी आसानी से नहीं दे सकता ना जितना लोन पेयर दे देता, जितना पाई इलेक्ट्रॉन्स दिया जा सकता है। तो ये उतना अच्छा नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब जैसे दूसरा वाला आप केस ले लो, तो उसमें भी इसी तरह से आप चाहो तो ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर सकते हो, केवल ये दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ पर भी एक ऑर्बिटल है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और उसमें भी इंटरैक्शन किसके साथ करना है? सी एच के साथ। एक ही केस हो गया। फिर इसी तरह यहाँ वाला, इसमें क्या होगा बेटा? ये भी ट्रायगोनल प्लेनर है, ये भी ट्रायगोनल प्लेनर है। तो इट्स लाइक कि ऐसा समझ लो मैंने ड्रॉ कर दिया, और इसके 3 ऑर्बिटल्स तो ऐसे बना दिए, और एक जो है इसका पाई बॉन्ड है, ये राइट, पाई बॉन्ड है। अब इसका तुम्हें किसके साथ कनेक्शन दिखाना है? अल्फा सी एच के साथ। ठीक, देखो जैसे वहां रेजोनेंस था तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। वो सब ड्रॉ करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अभी केवल इतना बता रहा हूं कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, मतलब एक काइंड ऑफ, अगर इसको रेजोनेंस मान ले, डीलोकलाइजेशन में सिग्मा। कौन जाता है? अल्फा सी एच। तो अभी केवल सिग्मा। ऐसा ड्रॉ किया मैंने, आपको ज्यादा कुछ खास चीज मैंने नहीं बताई अभी। तो इसमें अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा पी। और ये पी कैसा है बेटा?
हाफ फील्ड। इस वाले में क्या हो रहा है बेटा, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, इसका सिग्मा और उसका पाई। अच्छा एक और बात तुमको बता दें, पाई बॉन्ड जो बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी याद है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में? हाँ सर याद है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि इसको ऐसा मैं बोलूं कि एक पाई बॉन्ड अगर जब बनता है तो दो ऑर्बिटल्स आपस में आ रहे हैं, पास में, है ना, इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो जब दो ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट करते हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं? दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब इंटरैक्ट करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को क्या एंटी बोलेंगे? बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबको क्लियर हो रहा है बेटा? एक को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को बोल देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब किसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं बेटा? बॉन्ड बनने पर किसमें इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या एंटी बॉन्डिंग में? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में जाएंगे भाई, बॉन्डिंग का एनर्जी कम होता है और ऑफर प्रिंसिपल कहता है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड फर्स्ट, तो बॉन्डिंग में जाते हैं। यानी खाली कौन होगा? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। इसका मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन्स अपने देना चाहेगा उस सिस्टम को तो उसका केवल एंटी बॉन्डिंग ही एक्सेप्ट कर पाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई थोड़ी बहुत? हाँ सर। यस सर। इसका मतलब है कि अगर मैं पाई बॉन्ड ले रहा हूं तो पाई बॉन्ड का बॉन्डिंग वाला नहीं, एंटी बॉन्डिंग वाला जो है वो एक्सेप्ट करेगा। इसको पाई स्टार लिख रहे हैं। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया कि अगर बुक में तुम्हें पाई स्टार लिखा हुआ मिले तो समझ लोगे कि नहीं समझ लोगे? यस सर। ठीक है, अब मैं इसको पूरा जो है एक नोट करके तुम्हें लिखा रहा हूं सो दैट नोट्स अपने सिस्टमैटिक वे में बन जाए। So first you want to copy this or should I give you note first? फिर ये कॉपी करके फिर नोट लिखते हैं। चलो पहले आप कॉपी कर लो और कुछ अपनी मर्जी से लिखना हो तो भी लिख सकते हो, फिर मैं आपको प्रॉपर नोट लिखाता हूं हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक है, डन सर। डन बेटा, सबने कॉपी कर लिया? शुड आई रिमूव दिस पेज? यस। अब आप सब एक नोट लिखिएगा। लिखिएगा, when a system containing unsaturated carbon, when a system containing unsaturated carbon, यहां पर अनसैचुरेटेड कार्बन का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और sp हाइब्रिडाइज कार्बन। इसके एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं जैसे कि एल्काइल कैटायन, कार्बोकैटायन जिसको हम बोलते हैं, फ्री रेडिकल, एल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक है, एल्कीन, ऑलरेडी मैंने ये सब बता रखा है, एटसेट्रा। टू attached to attached to attached to a saturated carbon, saturated carbon, saturated carbon containing at least one H atom, जिसको आप नाम देते हो अल्फा H, अल्फा CH। ठीक है, देन
then sigma bonding electrons of alpha CH bond get delocalized with कौन कौन से ऑर्बिटल्स वहां हो सकते हैं? वेकेंट ऑर्बिटल हो सकता है अगर वो कार्बोकैटायन है, वेकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, या फिर हाफ फिल्ड हो सकता है। हाफ फिल्ड कब? अगर वो फ्री रेडिकल हुआ, या फिर एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, पाई स्टार ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, इवन बेंजीन हम लोग अभी पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दिस स्पेशल डीलोकलाइजेशन इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। ये मैं अलग कलर से भी लिख देता हूं, आप भी इसी स्टाइल से लिख सकते हो। दिस स्पेशल डीलोकलाइजेशन is called hyperconjugation। ठीक है, और this imparts stabilization, this hyperconjugation imparts stability to carbocation, free radical, alkyl free radical I'm talking about, free radical, alkene, etc. इतना आप पहले लिख लो बेटा। सर ये लिखना होने के बाद एक बार शॉर्ट में आप सब कुछ बता देंगे? नहीं, शॉर्ट में नहीं, डिटेल में कराएंगे बेटा, सेपरेटली लेंगे हम लोग। पहले एल्काइल कार्बोकेटायन को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर एल्काइल फ्री रेडिकल को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर एल्कीन को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर जाकर के उस कार्बोकेटायन का जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसको डिस्कस करेंगे। समझे? तो बैक बोल रहा था क्या बेटा? सर वो पिछली स्लाइड बोल रहा था। वो सब कंटिन्यूएशन में ही आएगा बेटा। ओके सर। यहाँ बेटा सैचुरेटेड कार्बन का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? सिंगल सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, डबल ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, तो sp3 कार्बन। Should I remove this? यस सर। गाइस, इसमें जो कुछ नोट लिखा है ना, वो वही है जो हमने लास्ट पेज में लिखा है। इसमें वो कह रहा है कि सबसे पहली चीज है कि जो है कार्बोकैटायन होता है, फ्री रेडिकल होता है, एल्कीन होता है। तो कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन, ये 3 एग्जांपल लिए। फिर उनके पास क्या होना जरूरी है? अल्फा एच, अल्फा एच, अल्फा एच, वो चीज यहां लिखिए, अल्फा एच, अल्फा एच, अल्फा एच, है ना, सब मिल रहा है अपने को। फिर वो क्या कहता है कि ये जो अल्फा एच है, इसी का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, दैट गेट डीलोकलाइज। तो वही चीज हमने दिखाई हर जगह कि यही है जो डीलोकलाइज होता है, इसी की वजह से स्टेबिलिटी चेंज होती है। तो वही चीज आगे पूरा लिखा हुआ है। तो जो हमने वहां पर दिखाया उसको केवल हमने यहाँ नोट में कन्वर्ट कर लिया।
अब आते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा होगा, इसमें डीलोकलाइजेशन कैसे होता है, स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, वो देखते हैं। जैसे रेजोनेंस में हमने किया था, इसको हटा दें बेटा। चलो, अब आप लिखिएगा हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्काइल कैटायन। यहां से शुरू करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्काइल कैटायन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्काइल कैटायन। ठीक है, तो इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो उससे अपने को इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो जैसे मैंने मान लीजिए ले लिया CH3CH2+। अगर इसका नॉर्मल लेविस स्ट्रक्चर आपसे ड्रॉ करने को बोलेंगे तो क्या ड्रॉ करोगे? इट्स वेरी इजी भाई। CH2, दो हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके साथ यहाँ कार्बन है जिसके 3 H है। हमें केवल एक H चाहिए था कम से कम, यहाँ कितने दे दिए? 3। ठीक, ये जो पहला स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल स्ट्रक्चर। प्रिंसिपल स्ट्रक्चर। अब कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेते हैं बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन के डीलोकलाइजेशन में? सिग्मा सिग्मा। इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा CH तो अपने पास है, और 3 3 है तो तीनों पार्ट ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, किसको इसकी जरूरत है बेटा? कार्बोकेटायन को। चलो दे देते हैं। लेकिन जैसे ही तुमने दिया ये अनटच्ड, अनटच्ड, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा। डू यू एग्री बेटा? यहां तो किसी को कोई यस। प्रॉब्लम है नो नहीं। सर। लेकिन तुमने ये बॉन्ड तोड़ दिया, H ने सब कुछ लूज किया, तो H पे क्या आएगा? प्लस। प्लस। एक बात अब आप ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें तुम्हें यहाँ कोई बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? यस सर। कोई बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम H+ को यहां से हटा दो। बॉन्ड नहीं होने का मतलब है कि ये जो है, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही वीक है, और ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। जैसे रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स क्या थे बेटा? इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स थे। ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्टेबिलिटी वगैरह को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रहे हैं। इस तरह के और भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं हम। कौन सा? जब ये वाला H टेक पार्ट करे तो क्या करेंगे? अनटच्ड, अनटच्ड, यहां डबल बॉन्ड, और ये H+ हो गया। आप केवल इतना रियलाइज करो कि जो प्लस चार्ज है वो एक जगह से उठ के अलग अलग जगह पे जा रहा है। इसी को तो डिस्पर्जन या डीलोकलाइजेशन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। और रेजोनेंस में ही हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लिखा था कि वाइल राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, पोजीशन ऑफ द एटम विल नॉट चेंज। तो गलती से ये मत समझ लेना कि ये कोई एसिड है जिसका H+ हम हटा दें। नो नो नो, ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। केवल ये इंडिकेट ये कर रहा है कि इसका बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक है, यहां वाले स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक है। समझ में आई मेरी बात? इसी तरह एक और बना सकते हो तुम। कौन सा? साइड वाले। साइड वाले को। तो बाकी जो अनटच्ड हैं उनको वैसे ही रहने दो। सर उस डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते? नहीं बेटा, ये जरूरत अब इसको नहीं है ना, इसको जरूरत है ना। तो इसको ही अपने इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग टाइम पे ये CH दे रहे हैं, इसको जरूरत नहीं है। ये इसका वेकेंट ऑर्बिटल है बेटा, ये है भिखारी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसके रिस्पेक्ट में सारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सर ये तो भी ये स्टेबल जो हो गया आपको, ना CH2 वाला, तो उसको नहीं कर सकते ट्रिपल बॉन्ड भाई। तो इसको क्यों कर रहे? इसको तो नहीं हाँ कर रहे सर। ना हम। हाँ सर। हाँ, आप वापस इधर सुनो मेरी बातें। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स मिले इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 2-3 कंक्लूजन है, ध्यान से सुनना, पहले सारी बातें सुननी जरूरी है, नहीं तो आप बीच में बोलोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। पहली चीज कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स किसमें ज्यादा होंगे, जिसमें ज्यादा अल्फा एच हो, तो इसको कंक्लूजन के फॉर्म में लिख देते हैं, मोर नंबर ऑफ अल्फा सी एच इंप्लाइज मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, अच्छा, जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं उतनी बारी तो ये प्लस चार्ज यहां से हटके डीलोकलाइज होता है, तो कैन आई से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा? यस। ठीक है, एक और बात कि ये डीलोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस होता है, तो ये रेजोनेंस तो है लेकिन उतना अच्छा रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफी अनस्टेबल हैं, क्योंकि उनके बीच में तो बॉन्ड ही नहीं है। इसीलिए इसको हम स्पेशल नाम देते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इससे ये भी पता चलता है कि डीलोकलाइजेशन तो है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। नो बॉन्ड इंडिकेट करता है कि इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की इंडिविजुअल स्टेबिलिटी बहुत खराब है। यानी जब कभी भी तुम्हारा कंपटीशन होगा रेजोनेंस वर्सेस हाइपर कॉन्जुगेशन, किसको प्रेफरेंस में ले लोगे? रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस लिखा हुआ है, तो नो बॉन्ड इंडिकेट कर रहा है कि उनके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की इंडिविजुअल स्टेबिलिटी बहुत खराब है। तो वो कंपटीशन में जब कभी भी रेजोनेंस से आएंगे, रेजोनेंस को प्रेफरेंस में लिया जाएगा आंसर्स निकालने के लिए। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस। अब इसको आप कॉपी कर लो बेटा। सर इसका रीजन और एक बार बताएंगे? तो वही तो इतनी देर से चल रहा है बेटा कि रेजोनेंस जब होता है तो उनमें कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है कि जिसमें कोई बॉन्ड ही ना हो। अरे कोई बॉन्ड होगा तभी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बॉन्ड ही तो स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तो हमारा सिस्टम डिस्टेबलाइज कर जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ समझा सर। भाई हमारा हाथ हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है तब तक ठीक है, अगर टूट जाएगा तो खराब हो गया ना, सिस्टम डिस्टेबलाइज हो गया। तो अगर इस केस में हमको ऐसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं जिनमें बॉन्ड्स ही नहीं है, तो जब एक्चुअल रेजोनेंस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के साथ इनको कंपेयर किया जाएगा तो उनकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी। तो कोई अगर सिस्टम रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है और कोई हाइपर कॉन्जुगेटिव के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है तो रेजोनेंस को प्रेफरेंस मिल जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। डन। Can I remove this page? यस सर। यस सर। गाइस, तो अब हम नेक्स्ट वाले के लिए लिखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्काइल फ्री रेडिकल। एल्काइल फ्री रेडिकल। एल्काइल फ्री रेडिकल। गाइस लिसन, इसके लिए भी टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर मैनर या स्ट्रक्चर ले लेते हैं। जैसे मैं इथाइल रेडिकल ले लेता हूं, इथाइल फ्री रेडिकल। तो इसका प्रिंसिपल स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा? कार्बन H H H। अब ये देखो बेटा, ये जो है ना जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसकी डेफिशिएंसी बस इतनी है कि उसको कोई एक इलेक्ट्रॉन और दे दे। क्या मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ जबकि सर। प्रीवियस केस में क्या था, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे क्योंकि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल था। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन डिमांड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन उधर दे देंगे और एक इस H को दे देंगे। तो अगर इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर लिखने को बोला जाएगा अनटच्ड, अनटच्ड, और यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड और H के ऊपर क्या नजर आएगा बेटा?
ऑड इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव। सर एच और को अगर देंगे ये ध्यान ऑड से इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आया ना, दोनों अगर उसको मिल जाते तब उसके ऊपर माइनस चार्ज आता। ध्यान से सुनो मेरे जाते बेटा, कि अब इसमें अगर तुमने ध्यान से देखा तो ऑड इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां चला गया, इसी को तो डीलोकलाइजेशन कहते हैं। यस। और अगर सिस्टम में डीलोकलाइजेशन हो गया तो सिस्टम क्या कर जाएगा, स्टेबल। है ना। बस इतनी सी बात थी। इसी तरह से मैं ऊपर वालों से लिख सकता हूं, तो इट विल बी लाइक अनटच्ड, अनटच्ड, यहाँ रेडिकल आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर इसी तरह से तीसरे वाले से भी बना सकता हूं मैं, रेडिकल यहाँ आ गया, ये अनटच्ड है, अनटच्ड है, यहाँ डबल। फिर से वही पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, कहानी क्या है कि वो वही उसी टाइप से नंबर ऑफ जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ अल्फा सी एच इंप्लाइज, मैं लिखूंगा मोर, मोर नंबर ऑफ अल्फा सी एच इंप्लाइज मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स। और इसका मतलब होगा मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर कर लोगे तो प्रॉब्लम होगा, मतलब इसको जितना इजी रखोगे, जितना सिंपल सोच के करना, क्योंकि आपको जब एप्लीकेशंस आएंगे ना तो ये सब कुछ नहीं पूछने वाले, आप तो बस सेकंड्स में केवल अल्फा एच काउंट करोगे और आंसर्स आ जाएंगे। तो आप मान के चलो 99% केसेस में लगभग वही करना है आपको। तो ज्यादा डिफिकल्ट बना करके पढ़ोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगी फिर आगे चल करके। तो मेरी कोशिश थी कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझा दें, उसके बाद में अगर रह जाए और आपको थोड़ा सा लगे कि डिफिकल्ट हो रहा है तो आप नंबर ऑफ अल्फा एच के बेसिस पे चीजों को करते रहना, डेफिनेटली तुम्हारा आंसर आता रहेगा। ठीक है, यस सर। इसको लिख लिया हो तो बताना मुझे, तो मैं फिर एल्कीन वाला कर लूंगा। नो। ठीक है। डन सर। नो सर। ओके, डन सर। हटा दें इसको। यस सर। चलो, अब इसमें लिखिएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। ऑल्दो एल्कीन लिख रहा हूं, एल्काइन में भी इसी स्टाइल में होता है। कोई एक सिस्टम हमको लेना था तो हमने एल्कीन ले लिया है। अब बेंजीन में भी इसी तरह करेंगे हम लोग। तो बड़ा सिंपल है बेटा, एक कोई स्ट्रक्चर ले लेते हैं प्रिंसिपल, है ना। जैसे मान लो कि तुमने इसको पिक किया सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये तो एल्कीन वाला पार्ट हो गया, और उसके रिस्पेक्ट में अल्फा एच, तो मैंने ये ले लिया। ये एक्चुअली में प्रोटीन है, ठीक है। तो इसका हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सी एच है, ये जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट कर जाएंगे, यही स्टाइल होता है हमेशा। तो यहाँ कैसा स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ये, यानी कि अगर आप देखोगे तो डबल बॉन्ड खत्म हो गया, या आप वहां से खत्म हो गया कहीं और चला गया, इसको डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। तो इससे डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई, इतनी सी चीज बोलनी है अपने को। अब इसका दूसरा भी हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अनटच्ड, अनटच्ड। इसी तरह से तीसरा बना सकते हैं, अनटच्ड, अनटच्ड, और H प्लस यहां डाल दो।
ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गए, हाइपर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हो गए। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ये सब इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हम लिख रहे हैं। ठीक है, और बस इसमें भी वही चीज है, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको कई बार बेटा ये क्या बोलते हैं, आप चाहिए तो लिख सकते हैं, बेकर नैथन इफेक्ट भी कहते हैं हम लोग। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हम लोग ये भी लिखते हैं बेटा। इसको कॉपी कर लो, और इसको फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा नया टॉपिक आज हमने किया, तो घर पर इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन होगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब क्वेश्चंस करेंगे, वैसे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मेन एप्लीकेशंस पार्ट है ना, ये नहीं होना चाहिए कि इमोशनल हो गए किसी थियोरी को लेकर के। आप उसको अप्लाई करके देखो, हो सकता है आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाए, तो वो हो गया तो दैट्स ओके, इतना काफी है अपने लिए। ठीक है, सर तो अभी जैसे कौन सी एक्सरसाइज तक अटेम्प्ट कर सकते क्वेश्चन बुकलेट में? वेट करो, है ना, मतलब जितना कर लिया तुमने एक बार, अब थोड़ा रुक जाओ, फिर थियरी होने दो। फिर मैं जब बोलूंगा तो अगर जितना बताया उतना अटेम्प्ट कर लिया है, तो फिर बस रुक जाना है। ठीक है, यस। ऑर्गेनिक के साथ यही एक प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो, तो तुमको बिना थियरी के, मतलब मिक्स्ड होता है ना बहुत सारा चीजें, तो कई बार ऐसी फीलिंग्स होगी कि नहीं क्वेश्चन हमसे हो जाना चाहिए, नहीं हो पाता है क्योंकि कुछ थियरी अभी भी बाकी रह जाती है। तो आइडियली तो ये होता है पूरा थियरी होने के बाद चीजें होनी चाहिए, बट लेकिन फिर लोड बढ़ जाएगा, इतना प्रॉब्लम फिर एक साथ आप नहीं कर पाते। इसलिए आपको एक्सरसाइज बताई जाती है और वो सीक्वेंस में दी होती है। ठीक है, यस। इसको कॉपी कर ले, देन यू कैन लीव बेटा।